तो क्रस्टिज्म के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एक नई कहानी के बारे में जिसे मैंने नाम दिया है प्रोजेक्ट एसक्यू, लेकिन आप अपनी भाषा में इसे सस्ता क्वेस्टिज्म बोल सकते हो। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बंदे के डाइस रोल करने के साथ, और हम देखते हैं कि डाइस पर नंबर 6 आया होता है और हमें पता चलता है कि ये चीज एक स्टेज के ऊपर परफॉर्म हो रही होती है। और एंकर कहता है, कांग्रेचुलेशंस, हमारे चैलेंजर की डाइस रोल करने पर उसे नंबर 6 मिला है, आप सभी लोग इसके लिए तालियां बजाओ। और हमें पता चलता है कि यहाँ की ऑडियंस ही यहाँ की कंटेस्टेंट है और सारे लोग लाइन में लग के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और कब वो डाइस रोल करेंगे। और वहीं पर एक अनजान बंदा दूसरे अनजान बंदे से पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। लगता है कि तुम कुछ नहीं जानते दोस्त, तू पहले ही मर चुका है। अगर तुझे वापस से उस दुनिया में पैदा होना है तो तुझे उस डाइस को रोल करना होगा। क्या? तो रिजल्ट वापस से आ चुका है और इसी के साथ ये डिसाइड भी हो चुका है कि चैलेंजर 153 के डाइस रोल करने पर नंबर 6 आया था, तो इसी वजह से ये वापस से पैदा होगा और एक पॉपुलर आइडल बनेगा। यानी कि ये सारी चीजें एक अलग ही डायमेंशन में चल रही होती है, जहाँ पर मरे हुए लोगों को एक चांस दिया जा रहा है कि अगर आप डाइस को रोल करने में अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो अपनी बची कुची इच्छाएं अपने नए जन्म में पूरी कर सकते हो। और हम देखते हैं कि उस अनजान बंदे का नंबर भी आ चुका होता है। तो तुम्हारी बारी आ चुकी है, इसे अच्छे से फेंकना दोस्त, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम्हारे थ्रो पर ही निर्भर करता है। और हम देखते हैं कि वो बंदा डाइस को काफी जोर से थ्रो करता है और डाइस घूमता हुआ जाकर एक जगह पर रुक जाता है। और फिर हम देखते हैं बेचारे का बस एक ही नंबर आया है। क्या? उसे सिर्फ एक ही नंबर आया है? कितनी बुरी बात है। अरे बाप रे, उसे तो सिर्फ एक ही नंबर मिला है। तो रिजल्ट रिलीज हो चुका है और ये तो हम सब भी जानते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तो इसी के आधार पर तुम्हारी नेक्स्ट लाइफ भी डिसाइड हो चुकी है और हम उसकी नेक्स्ट लाइफ की शक्ल भी देख सकते हैं। लेकिन उस अनजान बंदे को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे ऐसा नहीं जीना। हाँ, तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा दर्द और तकलीफों से भरी हुई होगी, लेकिन बस यही एक रास्ता है जिस पर तुम्हें आगे चलना होगा। गुड लक मेरे दोस्त। नहीं, ऐसा मत करो। और हम देखते हैं कि वो एंकर उस अनजान बंदे को उस डायमेंशन से धक्का मार कर निकाल चुका होता है। और यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक स्कूल को, जहाँ पर एक कमजोर से लैंडी बच्चे को कुछ दूसरे स्टूडेंट्स बुली कर रहे होते हैं। और इस बुली होने वाले बंदे का नाम होता है डोंगटे, और शायद से यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, जो इन बाकी के स्टूडेंट्स के हिसाब से काफी ज्यादा कमजोर है और दिखने में भी काफी बदसूरत है। तो इसी वजह से इस क्लास के काफी सारे बंदे इसे बुली करते रहते हैं। और यहाँ पर हमें बैकग्राउंड में उसके फ्यूचर वर्जन की आवाज आती है। 17 साल हो चुके हैं कि मैं डोंगटे के नाम से पैदा हुआ हूँ और हर बार मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आता था कि आखिर क्यों मेरी जिंदगी इतनी तकलीफों से भरी पड़ी है। क्या कभी ये सब बदलेगा भी या फिर नहीं? अगर मैं एक बार कोशिश भी करूँ तो क्या कुछ होगा? अब यहाँ पर एक चीज मैं खास बता देता हूँ कि इस छोटे वाले बदसूरत डोंगटे को अपनी पिछली लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये उसका एक नया जन्म है जो उसको डाइस थ्रो करने के बाद मिला था। बस यहाँ पर ये इसी आस में जीते जा रहा है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम देखते हैं कि हर टीनेज लौंडे की तरह डोंगटे की स्कूल में भी एक क्रश होती है, और हाँ, हमारी ही तरह उसकी औकात से बाहर भी। और इस लड़की का नाम होता है इंजू, जिसे छुपते छुपाते देखकर उसके दिल को तसल्ली और सुकून दोनों मिलते हैं। तसल्ली इस बात की कि चलो जिंदगी में कुछ अच्छा तो देखने को मिलता है, और सुकून इस बात से कि चलो मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पूरे स्कूल में और कोई बंदा भी नहीं है जो मेरे क्रश को पटाने के लेवल पे आ सके। लेकिन डोंगटे को इस बात का डर भी होता है कि एक ना एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोई हैंडसम सा स्टड बंदा एंजू के लेवल को मैच करके उसे उड़ा ले जाएगा। अगर भविष्य में कभी ऐसा हुआ तो डोंगटे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और इसी बात को सोचकर वो काफी ज्यादा परेशान रहता है। और ऐसे ही वो स्कूल के कॉरिडोर में चलते हुए जा रहा था, तभी उसकी साइड से एक बंदा गुजरता है जिसके मोबाइल में डाइस का किचन लगा होता है। और डोंगटे कहता है, ये पहली बार था जब मैं उस बंदे से मिला था। वसंत का महीना और मेरी हाई स्कूल का 2nd ईयर, और यहीं से ये सब शुरू हुआ। और यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है एक दिन आगे, और हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर डोंगटे को बुली करके उसे चीज बर्गर और कोला लेने के लिए भेजा होता है। और वहीं पर उसे रास्ते में इंजू भी मिलती है, जो उससे कहती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, टीचर बस यहाँ पर आने ही वाले हैं। लेकिन अपनी क्रश को इतना नजदीक से अपने सामने देखने पर हमारा लौंडा डोंगटे शर्म से पानी पानी हो जाता है।
और मुंह से वही गलत सलत चीजें भौंकने लगता है और इंजू को कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ला सकता हूँ। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डोंगटे वहाँ से कुत्तों की तरह भगते हुए जा रहा होता है और अपने आप से ये सवाल करता है कि आखिर मैं वहाँ पर क्या कर रहा था। और वो इंजू की कही हुई बात को याद करता है जब पर उसने उससे कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि बस तुम जल्दी से क्लास में आ जाना। और यहाँ पर डोंगटे को एक बात पता चल चुकी होती है कि इंजू उसका नाम अच्छे से जानती है। और हम देखते हैं कि अगले ही सीन में वो जब क्लास में वापस आता है तो वो उसी स्टड बंदे को क्लास के सामने खड़ा हुआ देखता है और वो स्टड बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है। हेलो, मैं यहाँ का नया स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम है टाइबिन। और हम देखते हैं इस नए बंदे की थूत को और डोंगटे और बाकी के स्टूडेंट्स के हिसाब से ये बंदा काफी ज्यादा हैंडसम और स्टड है। और यहाँ पर डोंगटे वो खाने का सामान उसके बुलिस को देता है जो उसे ऊपर से डांट रहा होता है कि आखिर साले तूने इतनी देर क्यों कर दी, अब तो टीचर भी क्लास में आ चुके हैं, अब इसे कहीं पर जाकर छुपा दे। लेकिन वहीं पर डोंगटे की नजर उसकी क्रश पर पड़ती है और वो सोचता है कि कहीं इंजू इस नए बड़वे को देखकर उसके प्यार में पागल ना हो जाए। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो नया बंदा टाइबिन डोंगटे के बिल्कुल साइड में ही बैठा है, जिसकी वजह से डोंगटे काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ होता है और टाइबिन के बॉडी फीचर्स देखकर काफी ज्यादा जेलस भी हो रहा होता है। और बाद में टाइबिन डोंगटे से बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन डोंगटे को उसके साथ बात करने का जरा भी मूड नहीं है और वो उठकर वहाँ से जाते हुए कहता है कि हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर टाइबिन को भी एक बार देखकर पता चल जाता है कि पूरी क्लास के सभी बकचोद बच्चे डोंगटे को काफी ज्यादा बुली करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बेचारा दिखने में अच्छा नहीं है और दूसरी तरफ टाइबिन खुद दिखने में इतना अच्छा है कि लोग उसे आकर बता रहे हैं कि भाई तेरे लिए काफी दुख की बात है कि तेरे साइड में काफी गंदा पार्टनर बैठता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे लौंडे बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और टाइबिन यहाँ पर मचा रहा होता है। और यहाँ पर डोंगटे सोच रहा होता है कि क्लास में भी भाई इसका दिमाग काफी ज्यादा तेज चलता है कि आखिर एक बंदा इतनी सारी चीजों में माहिर कैसे हो सकता है, क्या ये सारी चीज ऐसे बंदे के लिए एक नॉर्मल बात है। और यहीं पर हमारे साथ साथ डोंगटे भी देखता है कि उसकी क्रश सामने से जाकर टाइबिन से बात कर रही होती है और उन दोनों को ऐसे देखकर डोंगटे का दिल चकनाचूर हो जाता है, जिसे वो सह नहीं पाता और आंखें बंद करके कुत्तों की तरह वापस से पीछे भागने लगता है। लेकिन भाई कहता है ना, जब नसीबी हो खोटा तो क्या करेगा लोटा। तो यहाँ पर भी बेचारा अपने सारे सामान के साथ जमीन पर घसीटता हुआ गिर जाता है और ये सारा सामान उन्हीं बंदों का होता है जो डोंगटे को पूरे दिन स्कूल में बुली करते हैं। और इस सामान की खस्ता हालत देखकर उन बुलीज को वापस से मौका मिल जाता है डोंगटे की पिटाई करने का। तो वो सारे लोग उस पर काफी दबा के अपना हाथ साफ करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद डोंगटे वापस से अपनी पिटी हालत में उस खाली क्लासरूम में आता है और यहाँ आकर वो देखता है कि टाइबिन तो यहाँ पर पहले से बैठा हुआ है। और टाइबिन उससे पूछता भी है कि भाई आखिर तेरे चेहरे को हुआ क्या है। तो डोंगटे उसे गुस्से में झटक देता है और कहता है भाई तुझे क्या लेना देना, तेरा काम करना। लेकिन फिर यहाँ पर डोंगटे का इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाता है, जहाँ पर वो टाइबिन से माफी भी मांगता है और रोते हुए उससे कहता है कि तुम कितने लकी हो कि दिखने में भी तुम अच्छे हो और काफी ज्यादा पॉपुलर भी, काश मैं भी तुम्हारी तरह अच्छा दिखने वाला पैदा हुआ होता। लेकिन टाइबिन उसे कहता है अगर तुम वापस से पैदा हो जाओ, अगर तुम वापस से ये सारी चीजें बदल सको तो क्या तुम बदलोगे। डोंगटे रोते हुए उसको कहता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो है ना, ऐसी बकवास बातें करना बंद करो। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, ये सब हो सकता है, तुम उतना ज्यादा बदल सकते हो जितना कि तुम खुद चाहते हो, क्योंकि ये एक गेम है, क्या तुम उसे एक बार ट्राई करना चाहोगे। और यहाँ पर ये पहला चैप्टर खत्म होता है। यानी कि टाइबिन एक मिस्टीरियस बंदा तो है, लेकिन इसकी शक्ल देखकर पता नहीं क्यों मुझे विलन वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन सेकंड चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि टाइबिन की ये अंड बंड बातें सुनकर डोंगटे ख्यालों में खो जाता है और सोच रहा होता है कि अगर लाइफ एक सचमुच की गेम है तो भाई मैं तो उसका सबसे घटिया वाला कैरेक्टर हूँ, क्योंकि मैं हर बार ही हार जाता हूँ। तो इस हिसाब से इस जैसे विनर आखिर में सारा रिवॉर्ड ले जाते हैं। लेकिन फिर डोंगटे टाइबिन से कहता है कि देख भाई, मेरे को पता चल रहा है कि तू मेरी फिरकी लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसकी बात काटते हुए टाइबिन कहता है छोड़ जाने दे, अगर असलियत बताऊं तो सचमुच में ये काफी ज्यादा बकवास है। ये स्कूल और उसकी पुरानी सी बिल्डिंग और छोटे छोटे क्लासरूम सब कुछ बकवास है। बस अगर तुम दिखने में सिर्फ अच्छे हो तो ये दुनिया भर के फालतू लोग भी तुम्हारे सामने काफी अच्छे से पेश आएंगे, और अगर किसी की शक्ल तेरी तरह बकवास है तो वो उसे गधे की टट्टी मानकर वैसे ही ट्रीट करेंगे, बिल्कुल एक गुलाम की तरह।
क्या तुझे ये बातें जरा सी भी हजम होती है? और टाइबिन के मुंह से ये खतरनाक शब्द सुनकर डोंगटेक चौंक जाता है कि आखिर ये साला कितना बड़ा दोगला है। ये लोगों के सामने ऐसा बनता है कि इससे ज्यादा भोला भड़वा कोई ना हो, लेकिन अभी मेरे सामने इसकी बातों से लगता है कि ये तो चिरांद लोगों को भी चाशनी में डुबा के पी जाए। हाँ, मैं जान रहा हूँ डोंगटेक तो क्या सोच रहा है, लेकिन मैं वैसा ही सोचता हूँ। और इसके बाद टाइबिन उसे बताता है कि देख भाई, कैसा होगा कि अचानक ही तू गुड लुकिंग और चार्मिंग बन जाए और इसी के साथ साथ तेरी ताकत और तेरा लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाए कि तुझे परेशान करने वाले लोग तेरे सामने तुझे तुच्छ लगे, और ये सारी चीज इतनी इजी होगी जैसे कि कोई वीडियो गेम। लेकिन डोंगटे उसे कहता है, अबे साले तू तो धनाधन फेंकता ही जा रहा है, ये जो भी तूने बताया क्या ये चीज थोड़ी सी भी सच हो सकती है? अबे मैंने कहा ना, ये सब हो सकता है, तुझे जरूरत है बस एक अटूट विश्वास की। लेकिन डोंगटे कहता है कि आखिर कैसे? और हम देखते हैं कि टाइबिन अपनी जेब से कुछ बोलते हुए निकाल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उस क्लासरूम के अंदर दरवाजा खोलकर युनजो एंट्री मार चुकी होती है और यहाँ पर डोंगटे और उसके मस्त मस्त से दो नैन वापस से मिल जाते हैं। और वो डोंगटे से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और आखिर तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे आई? और हमारा लौंडा डोंगटे अपने क्रश की शक्ल देखकर वापस से ख्यालों में खो चुका होता है कि हाँ, अभी तो ये अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस खत्म करके यहाँ पर आई है, लेकिन क्या ये बड़ा इसी का यहाँ पर वेट कर रहा था? और युनजू उन दोनों से पूछती है कि क्या वो दोनों किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट तो नहीं कर रहे थे ना? जिस पर टाइबिन कहता है, अरे नहीं बाबू, हम तो सिर्फ ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। और फिर उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से डोंगटेक को वापस से गुस्सा आ जाता है और डोंगटे को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो यहाँ से निकल लेता है। और हम देखते हैं कि टाइबिन उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब युनजू उससे पूछती है कि क्या मैं गलत टाइम पर आ गई? अरे कोई बात नहीं, चलो अब हम भी निकलते हैं। लेकिन तभी टाइबिन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है और हम उस मैसेज में देखते हैं कि किसी मिस्टर एक्स ने उसे कहा होता है कि वो लूजर चोमो तुझसे जेलस होकर वहाँ से भाग गया, यानी कि तेरा क्वेस्ट अब फेल हो चुका है। यानी कि टाइबिन जिस गेम की बात कर रहा था, क्या ये वही तो नहीं है? और यहीं पर उसे इस सिस्टम की तरफ से दूसरा मैसेज भी आता है कि क्या वो इस क्वेस्ट पर गिव अप करना चाहता है, और ऐसा करने पर उसे बदले में दूसरा क्वेस्ट भी मिलेगा। और टाइबिन की ये हरकत देखकर युनजू उससे पूछती है कि आखिर ये किसका मैसेज है? तो टाइबिन हंसकर टाल देता है कि ये तो बस किसी गेम की नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सस्ते सिस्टम की तरफ से टाइबिन को 2 क्वेस्ट मिले होते हैं, जिसमें से पहला है कि उसे डोंगटेक को अपना दोस्त बनाना है और दूसरा है कि उसे स्कूल की सबसे कंचा लड़की को पटाना है। और यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उदास डोंगटे को, जो ये सोचकर परेशान है कि आखिर वो कितना बड़ा इडियट है। साला अभी तो अपना प्यार अभी तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन उससे ही पहले कोई बीच में ऑलरेडी आ चुका है। और चीजें इतनी जल्दी कैसे होने लगी कि ये लोग स्कूल से छुट्टी होकर घर साथ में जाने लगे। तभी बाहर कड़ाके की बारिश हो रही होती है, तो डोंगटे अपने बाहर सुखाने रखे कपड़े लेने जाता है। और बाद में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम डोंगटे को नहाते हुए देखते हैं, और तब भी वो मिरर में देख के ये सोच रहा होता है कि आखिर ये सब चेंज हो भी सकता है क्या? वो बड़वा जो बातें बता रहा था क्या वो सच भी थी? लेकिन फिर डोंगटे को अपनी शक्ल देखकर ये याद आता है कि भाई ऐसा सब असली दुनिया में नहीं होता, अपनी ख्यालों की दुनिया से जल्दी से बाहर आ जाओ। और तभी उसके घर की बेल बजती है और हम देखते हैं कि कोई बराबर टुन्न होकर आया है उसके घर पे। अब ये शायद से उसकी मॉम या फिर डैड हो सकते हैं, लेकिन ये हमें मानवा में अभी तक नहीं बताया गया। और यहाँ पर नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि डोंगटे की वही लाइफ वापस से शुरू हो चुकी है, जहाँ पर वापस से लोग उसे बुली करते हैं। और अभी तो उसको जिम के कपड़े लाने के लिए भेजा होता है और वो उसे लेकर आ भी रहा होता है, लेकिन तभी उसको वापस से अचानक से सीढ़ियों पर उसकी क्रश मिल जाती है और उससे कहती है कि आखिर कल तुझे हो क्या गया था? मुझे तेरी चिंता हो रही थी। क्या तूने टाइबिन के साथ किसी चीज को लेकर झगड़ा वगड़ा तो नहीं कर लिया है? यहाँ तक कि युनजू उसे कहती है कि उसके फेस पर लगी चोट से उसे दर्द तो नहीं हो रहा, कि क्या उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? और अपने क्रश के मुंह से ये सारी फिक्र वाली बातें सुनकर डोंगटे के गाल लाल हो जाते हैं और डोंगटे कहता है कि अरे नहीं सब कुछ ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही फिसल के गिर गया था, वैसे मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तुमने पूछा तो मेरे दिल को काफी अच्छा लगा। और यहाँ पर डोंगटे मन में सोच रहा होता है कि अभी कुछ टाइम पहले मुझे ऐसा लगता था कि इसे बस मेरा नाम ही याद है, लेकिन नहीं, कुछ तो है ऊपर वाले का दिया हुआ जिंदगी में जिससे अब आगे सुकून मिलने वाला है। और यहाँ पर डोंगटे बातों बातों में युनजू से पूछने ही वाला था कि आखिर उसके और टाइबिन के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ लौंडों की चिल्लाने की आवाज आती है, यहाँ पर फाइट शुरू हो गई है, जल्दी जल्दी आओ, यहाँ पर फाइट शुरू हो गई है। और हम देखते हैं कि कुछ बच्चे भागते हुए बातें कर रहे होते हैं
कि आज हमारे लीडर उस ट्रांसफर वाले नए लड़के को सबक सिखाने वाले हैं। चलो जल्दी से जाकर देखते हैं, मजे आ जाएंगे। और इतना सुनते ही युनजू एक सेकंड में डोंगटे को इग्नोर करके चली जाती है और डोंगटे उसका नाम लेकर उसको रोकता उससे पहले बेचारा गिर जाता है। और वहाँ से उठते हुए डोंगटे सोचता है कि आखिर इस बड़वे ने अब वापस से कौन सा कांड कर दिया। और यहाँ पर ये सेकंड वाला चैप्टर एंड होता है। फिर चैप्टर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्कूल के उस फ्लोर पर काफी सारे स्टूडेंट भागते हुए जा रहे होते हैं टेरेस पर चल रही उस लड़ाई को देखने के लिए। और डोंगटे ये सब देखकर सोच रहा होता है कि आखिर इसमें इतना खास है क्या यार, रोज मैं भी तो पिटता हूँ और इंजू मुझ पर ध्यान दिए बगैर यहाँ से निकल गई। और ऐसे ही उसे ढूंढते हुए डोंगटे उस तक पहुँच जाता है और वो दोनों कुछ बातें करने के बाद उस रूफ टॉप पर जाने लगते हैं। तभी एक बंदा बीच में आ जाता है और उन्हें वहीं पर रोक लेता है और कहता है कि लीडर ने मना किया है किसी को भी ऊपर जाने से, अगर कोई गया तो उसकी फिर खैर नहीं। फिर युनजू उस बंदे से बहस करती है कि हमें कुछ भी करके उस लड़ाई को रोकना होगा। लेकिन फिर डोंगटे बीच में आकर कहता है कि मैं हूं ना, मुझे तो वो लोग अच्छे से जानते हैं और मुझे तो वैसे भी उन लोगों ने जिम का सामान लेने के लिए भेजा था जो मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर युनजू डोंगटे को थैंक्स कहती है और डोंगटे ये सोचता हुआ ऊपर जा रहा होता है कि क्या सच में इस लड़की को मेरी थोड़ी सी भी परवाह होगी। और डोंगटे जब ऊपर जाने के बाद उस रूफटॉप का दरवाजा खोलकर देखता है तो उसकी आंखें दरी की दरी रह जाती है, क्योंकि डोंगटे देखता है कि सारे बंदे मार खाकर नीचे पड़े हुए होते हैं और वहाँ पर अकेला खड़ा होता है टाइबीन। और वो टाइबीन के हाथ में उस चमकते हुए डाइस को देख चुका होता है जिसे टाइबीन अपनी मुट्ठी बंद करके छुपा रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि इसने कुछ भी नहीं देखा होगा। और टाइबीन उससे कहता है ओए डोंटेक, और डोंटेक उसे कहता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और तू ठीक तो है ना, क्या सच में तूने ही इन सबको मारा है। और यहाँ पर इन सारे बंदों का लीडर टाइबीन को गालियां दे रहा होता है। तो टाइबीन उसके हाथ को कुचलकर उसे एक खतरनाक लात मार के उड़ा देता है। और ये देखकर डोंगटे उसे बोलता है आखिर तू सारे ये सब क्या कर रहा है, एक घायल इंसान को मारने से क्या तेरे को मजा आता है। तो टाइबीन उसे कहता है कि ये इस पूरी गैंग का लीडर है और इसी ने तेरे जैसे बंदों के खिलाफ गंद मचा के रखा है, तो ये सारी चीजें डिजर्व करता है और मेरे लिए ये सारी चीजें बस एक गेम है। यहाँ पर डोंटेक उससे बोल रहा होता है अबे साले आखिर तो कितना गया गुजरा है, कल भी साले बहकी बातें कर रहा था और क्या ही भौंके जा रहा था कि ये गेम है, क्या तुझे असली जिंदगी एक गेम लगती है। हाँ जानता हूँ, चल अब ज्यादा सेंटी मत हो साले, सिर्फ सोच कर देख कि लाइफ अगर एक गेम होती तो तेरी ये जिंदगी कितनी ज्यादा अच्छी होती। और यहाँ पर हम टाइबीन के फोन के अंदर सस्ते सिस्टम वाला मैसेज देखते हैं कि उसके लिए तो बस ये एक क्वेस्ट था कि उसे स्कूल के बुलिस को पीटना है। और यहाँ पर डोंगटे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टाइबीन ऑलरेडी पब्लिक में जाकर खड़ा हो चुका होता है जहाँ पर स्कूल के बाकी सारे लोग उस पर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहे होते हैं, इंक्लूडिंग डोंगटे की क्रश युनजू भी। और इसी के साथ सब लोग भूल चुके होते हैं कि डोंगटे भी हिम्मत करके उस रूफटॉप पर गया था। और यहाँ पर डोंगटे टाइबीन के द्वारा कही गई सारी अब तक की बातों को याद कर रहा होता है कि क्या ये साला सचमुच में एक गेम के जरिए इतना चार्मिंग और पावरफुल बना है। लेकिन फिर डोंगटे को ख्याल आता है कि अगर ऐसा होता और लाइफ अगर एक गेम होती तो भाई मैं तो यार एक बस एनपीसी नूबड़ा कैरेक्टर होता जिसकी वैसे भी गेम में कोई इज्जत ही नहीं होती। ये सिर्फ खुद को तसल्ली देने के चोचले हैं, बल्कि असलियत में जो अच्छा दिखता है और जो पावरफुल होता है उनके लिए दुनिया गेम के हिसाब से ही चलती है। और यहाँ पर डोंगटे अपनी क्रश और टाइबीन को करीब आते हुए देख रहा होता है और अपने दिल की आवाज से कहता है कि युनजू, ये बंदा तुम्हारे लायक नहीं है, ये तुम्हारे जैसा अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, ये दिखता कुछ और है और दिखाता कुछ और। क्या इतनी आसान सी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती। और यहाँ पर डोंगटे की नजर पड़ती है उन दोनों के हाथों पर जो एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं। और डोंगटे यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या सच में ये लोग डेट करना शुरू तो नहीं कर चुके। अगर ऐसा है तो युनजू को इस बंदे की असलियत तो पता ही नहीं है, लेकिन मैं युनजू को बचाऊंगा। मैं टाइबीन का असली चेहरा दुनिया और युनजू के सामने लेकर आऊंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है और टाइबीन और युनजू एज ऑलवेज साथ में घर पे जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर डोंगटे उनका पीछा कर रहा होता है और उन्हें छुपते हुए देख भी रहा होता है। और वो देखता है कि टाइबीन ने पलक झपकते ही युनजू को एक ट्रक की टक्कर से बचाया होता है। और इस इंसिडेंट के बाद वो दोनों इतने करीब आ चुके होते हैं कि बस अब थोड़ी ही देर में किस होने वाला होता है, यानी कि यहाँ पर मूवमेंट बन चुका होता है। लेकिन तभी टाइबीन का सस्ता सिस्टम उसे वापस से एक नोटिफिकेशन देता है
और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंगटे के मुंह में अब तक गोटे आ चुके होते हैं और टाइबिन उस नोटिफिकेशन का मैसेज देखकर युनजू के सामने एक बहाना मार देता है कि मेरे भाई से घर की चाबी खो गई है और वो घर के बाहर मेरा इंतजार कर रहा है, तो मुझे जल्दी से जाना होगा। और यहाँ से ये दोनों अलग हो जाते हैं और डोंगटे ये देखकर राहत की सांस लेता है और फिर वापस से टाइबिन का पीछा करना शुरू कर देता है। मतलब लौंडा फुल टू सीआईडी मोड में आ चुका है और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। और चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और तब भी डोंगटे टाइबिन का पीछा कर रहा होता है और हम देखते हैं कि टाइबिन वापस से एक बिल्डिंग के रूफटॉप पर जा रहा होता है और डोंगटे भी बिल्कुल उसी के पीछे उस बिल्डिंग की सीढ़ियों पे चढ़ रहा होता है और इतनी सफाई से टाइबिन का पीछा कर रहा होता है कि किसी को पता ही ना चले। और ऐसे ही छुपते छुपाते हुए वो उस बिल्डिंग के रूफटॉप के दरवाजे तक पहुंच जाता है और उसे धीरे से खोलकर देखता है और उसे नजर आता है कि टाइबिन वहां पर खड़ा हुआ किसी का इंतजार कर रहा होता है और अपने मोबाइल की ओर बार बार देख रहा होता है। और डोंगटे यहाँ पर सोचता है कि आखिर ये बंदा इतनी ऊपर आकर आखिर किसके मैसेज का इंतजार कर रहा है। लेकिन तभी डोंगटे के मोबाइल में एक मैसेज आता है और उसकी पॉपअप नोटिफिकेशन भी काफी जोर से बजी होती है, लेकिन डोंगटे ने वक्त रहते मामले को अच्छे से संभाल लिया होता है और वो देखता है कि वो मैसेज उसी बंदे का है जो उसे स्कूल के रूफटॉप पर जाने से रोक रहा था। लेकिन तभी अचानक डोंगटे के पीछे से एक तरह की क्यूब एनर्जी के प्रोजेक्शन होना शुरू हो जाते हैं और डोंगटे भी चौंक जाता है कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। और अचानक से उसे उस फ्लोर पर एक चमकती हुई चीज दिखती है और डोंगटे क्यूरियोसिटी से अपना हाथ उस चीज की तरफ आगे बढ़ाता है और उसे लेने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक दरवाजा खोलकर वहाँ पर टाइबिन आ चुका होता है और यहाँ पर उन दोनों की नजर आमने सामने टकराती है। लेकिन इसके बाद सीन यहाँ पर डायरेक्टली कट हो जाता है और हम डोंगटे को वापस से कुत्तों की तरह भागते हुए देखते हैं और वो सीधा अपने घर पर आकर दरवाजे को बंद कर देता है और काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। और तभी उसके मोबाइल की भी नोटिफिकेशन बजती है और उसके साथ साथ हम भी देखते हैं कि उसके मोबाइल में भी वो सस्ता सिस्टम अपने आप ही इंस्टॉल हो चुका है। और वो सिस्टम उससे सवाल करता है कि आखिर तू भाई डरा क्यों हुआ है। तो डोंगटे उल्टा उससे पूछता है कि आखिर साले तू है क्या तू टाइबिन ही है जो मुझे मैसेज कर रहा है। लेकिन फिर सिस्टम उससे कहता है कि नहीं मैं वो नहीं हूँ, पहले घर की लाइट चालू कर फिर अपन शांति से बात करते हैं। और ये मैसेज पढ़ के डोंगटे की फट के चार हो जाती है। अबे साले आखिर तू है क्या और तू कहाँ पर है और तुझे कैसे पता कि यहाँ की लाइट बंद है। तो सिस्टम उसे वापस से मैसेज करके कहता है अरे भाई ठंड रख, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि मैं तुझे स्टॉक कर रहा हूँ, लेकिन नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुझे सब बताने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे 500 वॉन दे दे। हैं 500 वॉन? तो सिस्टम वापस से मैसेज करके कहता है कि अरे यार ये तो सिर्फ एक जोक था और मैं तो ऐसे ही मजाक करता रहता हूँ। वेल मेरा नाम है सिस्टम एक्स, लेकिन तुम मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हो क्योंकि तुम उस चीज को वहाँ से लेकर आ चुके हो। तो डोंगटे कहता है अबे साले कौन सी चीज। तो सिस्टम वापस से उसे मैसेज करके ये कहता है कि वही जो अभी तेरे पॉकेट में है। क्या तू भूल चुका है कि उस चीज को उठाने के बाद सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर आखिर वहाँ पर क्या हुआ। और फिर हमें दिखाया जाता है वही सीन जहाँ पर डोंगटे एक चमकते हुए डाइस को उस फ्लोर पर से उठा लेता है और तभी वहाँ पर टाइबिन की एंट्री होती है। और टाइबिन वहाँ पर एग्जैक्टली उसी लिए पहुंचा है क्योंकि उसे ऑलरेडी ये क्वेस्ट मिल चुका है कि उसे इस लूजर से वो डाइस लेना है। और टाइबिन डोंगटे से वो डाइस मांगता भी है कि ला भाई वो डाइस मुझे दे दे। लेकिन डोंगटे बिना कुछ सोचे वहाँ से दौड़ लगा देता है और कहता है हट साले ये तो मुझे मिला है। और डोंगटे काफी स्पीड में उन सीढ़ियों को उतर रहा होता है, लेकिन अगले ही सेकंड में टाइबिन अचानक से उसके सामने आ जाता है और उसके पेट में एक खतरनाक मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि डोंगटे लुढ़कता हुआ पीछे जाकर गिरता है और टाइबिन यहाँ पर फुल टू गुस्से में डोंगटे से कहता है कि मैं तुझे शांति से कह रहा हूँ साले वो डाइस मुझे दे दे। लेकिन डोंगटे हिम्मत जुटाकर कहता है क्या होगा कि अगर मैं ना दूं तो पहले तू मुझे ये बता कि आखिर ये चमकता हुआ डाइस है क्या जिसके पीछे तू पागल है, फिर मैं सोचूंगा कि आखिर मुझे इसे तुझे देना है या नहीं। लेकिन टाइबिन उसे कहता है अबे साले क्या तू मेरे साथ कोई गेम खेलना चाहता है, चल छोड़, अगर तुझे डाइस अपने पास ही रखना है तो रख ले, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तू कब तक उसे अपने पास रख सकता है।
अबे साले, अब तो मैं तुझे ये कभी नहीं दूंगा और मैं ये जान के रहूंगा कि आखिर तेरे लिए इतना खास क्यों है। और डोंगटे ऐसा बोलकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टाई बीन उसे वहीं पर पकड़ लेता है और उससे वो डाइस छीनने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गलती से डोंगटे के हाथ से वो डाइस छूट जाता है और रोल होते हुए जमीन पर गिरता है और अचानक ही उस डाइस का कलर चेंज होने लगता है। और तभी डोंगटे के मोबाइल में मैसेज आता है कि कांग्रेचुलेशंस, कि इस डाइस को रोल करके तुम एक नए डाइसर बन चुके हो। और प्रेजेंट टाइम में डोंगटे वही डाइस को देख रहा होता है जिसका कलर पूरे तरीके से चेंज हो चुका होता है। और यहाँ पर डोंगटे उस सिस्टम से पूछता है कि आखिर इस डाइस में इतना खास क्या है कि टाई बीन इसको पाने के लिए इतना पागल था। तो सिस्टम उसे जवाब देता है कि तू साले काफी सारे सवाल कर रहा है जिसके जवाब और कहानी काफी ज्यादा लंबी है, लेकिन अभी के लिए तू बस इतना जान ले कि जो तेरे हाथ में चमकती हुई चीज है उसे डाइस कहा जाता है। एक ऐसा क्यूब जो एक इंसान की जिंदगी में सब कुछ बदल सकता है। और यहाँ पर ये चैप्टर और ये वीडियो दोनों एंड होते हैं, यानी कि अब फाइनली इस सस्ते क्वेस्टिज्म की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पर इस सस्ते सिस्टम का एक प्लेयर पुराना है और एक नया, और ये नया वाला क्वेस्ट प्लेयर ही हमारा मेन कैरेक्टर है जो धीरे धीरे आगे चल के इस पूरे सिस्टम को एक्सप्लोर करेगा और हमें ये पता चलेगा कि आखिर ये डाइस वाला सिस्टम ह्यूमन बॉडी के साथ साथ और भी कितनी चीजों को चेंज कर सकता है। तो अगर आपको ये लंबी वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, ये कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में।